मैं गांव की जो लेडीज है, मैंने उनको गया, मैंने कि माता मैं तुझे पैर नहीं बांधने है, ये पैर नहीं बांधने का बात चल रहा, पहले ते ठगने रहा कि आए माता मासी बोलिया पैर बांधे और तेता ते बाद आगे निकली है। तो मैं तीनों यही दसिया था इस टाइम कि मैं नहीं बांधने पैर, क्योंकि पैर बांधने का मतलब है भी तुझे मेरा संबंध बने आ जाते, तुझे दे आशीर्वाद भाई तुझे ऊपर निकलो और बड़े बढ़िया काम करो, समाज कटे और आशा कटे। पर ये चीज़ है हुंदी नहीं है, मैंने तुझसे ठगी रे पीछे थे पैर बांधी के, तो मैं नहीं ये चीज़ करनी है, नहीं तो तुझा फिर हम भी करना बदनाम, मेरी फौज भी करनी बदनाम, भाई ये फौजी है इन्हें भी पैर बांधे और ये भी ठगी के चली गया, तो ये भी तीन असाइयाँ। स्पॉन्सर्ड बाय एकोम फर्नीचर्स, बेहतरीन डिजाइन, हाई क्वालिटी लेकिन कम दाम है एकोम फर्नीचर्स की पहचान। अवेलेबल इन पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुटकर, मंडी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक विशेष इंटरव्यू में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं मेजर खेम सिंह ठाकुर है और ये आज़ाद प्रत्याशी के रूप में इस वक्त चुनावी मैदान में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ इंटरेक्शन में। सर जी, और सेकंड इंटरेक्शन है हमारा इस हफ्ते का इनके साथ में, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन में हमने इनके इंट्रो और काफ़ी सारे जीवन के ऊपर उन चीज़ों पे ज़्यादा विचार हुआ था, पॉलिटिक्स क्यों और ये सब। आज इनके मुद्दों को जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका पूरा एक ओवरऑल विजन है। आज विजन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा हमारे इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में। जो जिन दर्शकों ने पिछला इंटरव्यू नहीं देखा, मैं रेकमेंड करूंगा आप उसको ज़रूर देखें, बहुत बेहतरीन बातें की हैं मेजर साहब ने हमारे साथ उसमें। इंट्रो अगर मैं इनका दूं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं जल्दी शॉर्ट में इनका इंट्रो दे देता हूं। हालांकि इनके इंट्रो के लिए लगभग 10 मिनट का समय चाहिए, पूरा का पूरा, इतना बड़ा इनका एक्सपीरियंस है। एक नॉर्मल एक जिसे कहते हैं बेलदार के रूप में भी ये जॉब कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी के शुरुआती चरण में, आइसक्रीम तक बेच चुके हैं। उसके बाद ये तैयारी की, इन्होंने आर्मी में भर्ती हुए, भर्ती होने के बाद इन्होंने वहाँ जाके तैयारी की कि ऑफिसर बना जाए, और वहाँ पे ऑफिसर बने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। उसके बाद आर्मी में रह के भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी, काफ़ी सारे और कोर्सेज इन्होंने कंप्लीट किए वहाँ पर। उसके बाद जब रिटायर हुए तो कुछ सिविल में कुछ काम किए उन्होंने, कुछ कई पदों पे रहे। उसके बाद 6th बटालियन होमगार्ड में काफ़ी इनका उत्कृष्ट कार्य रहा है, उसमें कई बार इनको दोनों सरकारों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। और अभी फ़िलहाल इनकी जो पहचान है वो है कैंटीन मैनेजर। जी हाँ, मंडी के सभी जितने फ़ौजी हैं वो इनको ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि कैंटीन के मैनेजर के रूप में इनकी जो सेवाएँ हैं ये दे रहे हैं पिछले कई सालों से। और उसमें भी ये काफ़ी अच्छा इनका जो अपना जिसके कहते हैं नाम जो है वो बना चुके हैं। सर तो बड़े शॉर्ट में आज मैंने इंट्रो करना पड़ा, क्योंकि समय अब जो है बड़ा क्लोज होता जा रहा है। और ये बताइए सर कि कैसी चल रही है अभी तक कैंपेन आपकी, और आर्मी वालों का कैसा रिस्पांस है, सिविल वालों का कैसा रिस्पांस है अभी तक? ओके, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और सदरवासियों को अपनी तरफ से जय हिंद बोलता हूँ। जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का जो सिलसिला है ये काफ़ी ज़ोरों में चला हुआ है, हर एक घर में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप भी जानते हैं कि सिर्फ मात्र 12 दिन का समय मिला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, और हमारे पास है 37 पंचायतें और 1 नगर निगम। बहुत मुश्किल है सभी लोगों के पास पहुंचना। मैं सदरवासियों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपके पास सभी के पास पहुंच नहीं पाया हूं, लेकिन एक कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचूं। अगर मैं पहुंच ना पाऊं तो कम से कम जो मेरे विचार हैं वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। जहां तक लोगों का रुझान है, मैं मुकेश जी आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि ऐसा स्पष्टवादी नेता जो है आज के समय की पुकार है, वो चाहते हैं कि स्पष्टवादी और एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेता जो है उनके समक्ष आए। वो जो पुराने जो लोग हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो वैसे लोगों उनकी तरफ उनका झुकाव नहीं है। वो यूथ नेता को चाह रहे हैं, एक यूथ हो, अनुभवी हो और काम करने की उनमें क्षमता हो, और जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम करके दिखाया हो, ऐसे नेताओं की जो है उनको ज़रूरत है और इसकी तरफ जो है उनका झुकाव है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो लास्ट आपका चैनल हुआ या जब भी मेरी बात हुई, उनको कहा कि आप जिस स्पष्टता से बात करते हैं वो उनको बहुत पसंद है। अच्छा, हमारे इंटरव्यू बड़े लोगों ने देखी, बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने बोला कि हमने आपको उसमें देखा और हम आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। और आपकी जो स्पष्टता है, फौजी आदमी है,
झूठ नहीं बोलेगा, स्पष्टता से काम करेगा और देश क्योंकि आपके लिए सर्वोपरि रहता है, तो हमें आप जैसे यूथ और काम करने वाले नेताओं की ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं 2-3 जगह में तो क्या हुआ, मैं इसी एपिसोड को आपको बोलता हूं। मैं गांव की जो लेडीज़ है, मैंने उनको गया, मैं कि माता मैं तुझे पैर नहीं बांधने है, ये पैर नहीं बांधने का बात चल रहा, पहले ते ठगने रहा कि आए माता मासी बोलिया पैर बांधे और तेता के बाद आगे निकली गए। तो मैं तीनों यही दसिया था इस टाइम कि मैं नहीं बांधने पैर, क्योंकि पैर बांधने का मतलब है भाई तुझे मेरा संबंध बने आ जाते, तुझे दे आशीर्वाद भाई तुझे ऊपर निकलो और बड़े बढ़िया काम करो, समाज कटे और आशा कटे। पर ये चीज़ है हुंदी नहीं है, मैंने तुझसे ठगी रे पीछे थे पैर बांधी के, तो मैं नहीं ये चीज़ करनी है, नहीं तो तुझा फिर हम भी करना बदनाम, मेरी फौज भी करनी बदनाम, भाई ये फौजी है इन्हें भी पैर बांधे और ये भी ठगी के चली गया, तो ये भी 3 नसाइयाँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये इस प्रकार के जो है उनका, मैंने कहा उनको कि मैं बाद में आपके पास आऊँगा और जब आप अपना आशीर्वाद दें, जब आप चुन करके मुझे आगे भेजेंगे फिर मैं आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा, ताकि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं तंदुरुस्त रहूँ और जो आपकी अपेक्षाएं हैं मेरे ऊपर, मैं उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरूँ। तो इस प्रकार की जो है लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन हो रही है और इस प्रकार उनका प्यार मिल रहा है। फौजियों के साथ क्या इंटरेक्शन है? फौजियों की जहाँ तक बात है, आपको पता है ये तो मेरा घर है, ये हमारा अपना परिवार है। अगर आप अपने परिवार, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। आपको पता है कि एक तो वहाँ नौकरी किया, एक तो हमारा वहाँ पर जो अपना जो संबंध रहता है वो अटूट संबंध रहता है। लेकिन यहाँ पर आने के ऊपर भी जो उनके लिए मैंने कार्य किया 2.5 साल में, आपको पता कि कैंटीन में रह करके 2.5 साल में जो 40 साल में काम नहीं हुए थे, ये मैंने अपने सेवारत सैनिकों, वीर और सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के लिए जो घर द्वार CSD की फैसिलिटी पहुंचाई है, उसका डिजिटलाइजेशन किया हुआ है IIT के साथ मिल करके, उनको पार्किंग की सुविधा दी है, कैंटीन का रेनोवेशन किया हुआ है और उसके बाद जो एक्सटेंशन काउंटर खोले हैं उसके वो बहुत गदगद हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रकार का ये आए और आगे जाकर के समाज में भी इसी प्रकार के जो है नए आयाम स्थापित करें। तो मुझे अपने सैनिक भाइयों के ऊपर जो है पूरा विश्वास है। सभी सैनिक जो है पूरे जोश में हैं, पर कई बार मुझे लगता है कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैनिक भाइयों का आपके तरफ क्या रुझान है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। फुल सपोर्ट है, क्योंकि फौजी आदमी अगर फौजी की सपोर्ट नहीं करेगा तो किसकी सपोर्ट करेगा। तो हमारा तो एक ही है, जो लास्ट टाइम में भी आपने बोला था कि एक बार सैनिक हमेशा सैनिक, हम एक परिवार की तरह रहते हैं, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जितना मैं उनके लिए कर पा रहा हूँ उतने करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्हीं को इसी प्रकार का ही लीडर की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि समाज में भी मैं इसी प्रकार के जो है कार्य करूँ। मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये सब बातें तो है, तो सभी नेता करते रहते हैं और बार बार हम वो सुनते हैं कि हम शिक्षा में कुछ करेंगे, रोजगार के लिए कुछ करेंगे। आपके पास, मेजर खेम सिंह ठाकुर के पास वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप लोगों के पास जा रहे हैं? ये मुद्दे नेताओं के थे जो अब तक आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोड कनेक्टिविटी, ये मुद्दे या जो डिस्कस करते थे, ये राजनेता करते थे जिन्होंने राज करना था। मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि मैं एक लीडर हूं और मैं लीडर के हिसाब से जो है सोच रखता हूं। यहीं पर मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा कि मैं उन्हीं सेम मुद्दों को किस तरीके से जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट दे करके, अपने एक्सपीरियंस का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उसको मिला करके कैसे जो है उसमें डिफरेंस क्रिएट करता हूँ। इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे के ऊपर आऊँ, मेरा पहला मुद्दा चुनाव में आने का है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो विधायक है, उसको अकाउंटेबल और अप्रोचेबल बनाना, मतलब उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना। अभी अगर आप देखें कि अगर आपको अपने विधायक के साथ मिलना हो तो आपको उनके जो पहले 4 आदमी हैं, पहले उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे विधायक साहब के पास जाना है, तब जाकर के कहीं कृपा होगी तो आप विधायक साहब के पास पहुंचेंगे। विधायक साहब के पास पहुंचेंगे तो जो पाती आप लेकर के जाते हो, उस पाती को लेकर के पहले देखेंगे, इशारा करेंगे कि भाई अब क्या कहानी है, फिर कोई दूसरा इशारा करेगा, तब आपकी पाती जो है कहीं पहुंच पाएगी। फिर उस पाती को लेकर के सीधा पीछे कर दिया जाता है। पीछे करने का मतलब है कि किसने उसको होल्ड किया, वो कहाँ गई। जो गरीब जनता उनके पास पहुंची है या जो बोली वाली जनता अपना मुद्दा लेकर के उनके पास पहुंची है, उस पाती का जवाब बहुत कम मिलता है। यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको एक विधायक को जो है, अगर मैं विधायक बनता हूँ
तो ये चीज़ें सारी खत्म हो जाएगी। जो बीच में किसी का नहीं है, आपका विधायक और जनता के बीच में सीधा संवाद। आपने एक बार पाती लाई, उस पाती का जो है, जो विधायक का ऑफिस है, उसको डिजिटलाइजेशन करना, और ताकि आप एक बार पाती आई, आपकी चिट्ठी पहुंची, आपकी चिट्ठी पहुंचने के बाद इमिडिएटली उसको जो है अपलोड कर दिया जाएगा, आपको एसएमएस चला जाएगा कि आपकी पाती यहाँ पर पहुंच गई, ये आपका लिंक है, आप इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। ये है डिफरेंस। पहले आना मुश्किल था, पाती पहुंचाना मुश्किल था, फिर उसको ढूंढना मुश्किल था। अब कहानी क्या है कि आप डायरेक्ट अपने विधायक से मिले, और मिलने के बाद आपकी जो शिकायत है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को डिजिटलाइज, जो उनका जो विधायक का जो अपना ऑफिस है, उसको डिजिटलाइज करना है, डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ना है। क्योंकि अभी ये जो है तकनीकी का जो है युग है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। सभी के पास घर में आप अपनी पाती को देखें, तो पहली चीज़ होगी कि आपका जो मिलना था वो मुश्किल था, उसको ख़त्म कर देंगे। फिर आप उस पाती का इंतज़ार करते हैं कब रिप्लाई आनी है, उसका काम ख़त्म हो गया। आप घर में देख करके उसकी देख सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ पर पहुंची और कहाँ पर नहीं पहुंची। अब दूसरी बात है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अकाउंटेबल बनाना। अगर मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही अकाउंटेबल नहीं है, तो उससे नीचे वाला अकाउंटेबल कैसे होगा? हमने क्या किया कि अकाउंटेबल में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपका जो विधायक हो, अपना विधायक वो ये बताए, हर एक साल में अपना रिपोर्ट कार्ड दे, जनता के समक्ष अपना काम करने का जो तरीका है, जो एक साल में उन्होंने काम किया, कि एमएलए फंड को उन्होंने कहाँ कहाँ पर यूज़ किया, खर्च किया। इससे क्या होगा कि एक समझ आएगी, क्या आप एक बराबर तरीके से निष्पक्ष होकर के सभी हिस्सों का जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं। स्टेट स्कीम कितनी है, उन स्टेट स्कीम के ऊपर आपने कितने लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाया, कितने लोगों को जागरूक किया और कितने लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाया। सेंट्रल स्कीम्स कौन कौन सी है, उसके बारे में जो है आपने कितने लोगों को जागरूक किया और उन तक वो सेंट्रल स्कीम पहुंचाई। अगर पहुंचाई तो उसका डिटेल दें उसके ऊपर। अगर ये डिटेल जो है जब लोगों के सम्मुख आएगी, तो अपने आप आपको पता चलेगा कि मेरा विधायक काम कर रहा है नहीं। अभी क्या होता है, 5 साल के बाद आ जाएंगे और बोला कि इलेक्शन के टाइम में हो गया, मेरा यहाँ से नहीं बनी, मेरी वहाँ से नहीं बनी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सदरवासियों से चाहता हूँ, मैं आप सभी को मीडिया के माध्यम से या अपने माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा अगर पढ़ा लिखा विधायक आएगा, जो एक टेक्नो विधायक आएगा, जो अभी टेक्नोलॉजी के साथ जो है अच्छा तालमेल सामंजस्य बिठा सकता है, तो हम जाकर के ये सारी चीज़ें करेंगे और आपके समक्ष जो है निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो भी काम हमने किया हुआ है, जो भी अभी तक की कहानी की है, वो हम आपके समक्ष रखेंगे, ताकि आप जान सके कि ये आपका विधायक कैसे काम कर रहा है। अगर मैं मेरा विधायक अगर अकाउंटेबल है, तो आप मान करके चलिए कि डाउन द चेन वो उसी प्रकार का जो है काम ढूंढेंगे। मेजर साहब की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और जब सुनते रहो तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहना है। और इसीलिए ये कह रहे थे मुझे कि एक और इंटरव्यू बनता है, क्योंकि काफ़ी जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इन्हें चाह रहे हैं इस वक्त, वो चाहते थे कि इनकी और विचारों को सुनना, और इसीलिए हमने ये इंटरव्यू आज शेड्यूल किया है। इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आता है ये तो हमें 8 तारीख को ही मालूम चलेगा, लेकिन जो बातें जिस प्रकार की मेजर साहब कहते हैं, वो कोई भी विधायक जो सुन रहा हो या जो विधायक बनेंगे कल को, वो अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि आपको सर किसी न किसी टीम में ज़रूर रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशन में बहुत माहिर लगते हैं, जिस प्रकार की आपकी बातें हैं ना, तो बहुत जैसे फौजी होता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है युद्ध की और फिर उसके ऊपर काम करते हैं, तो उसमें आप बहुत ही सही मुझे लगते हैं, तो आपका अच्छा यूज़ किया जा सकता है सरकारों द्वारा। अगला प्रश्न मेरा है सर, जो सदर का इलाका यहाँ पे काफ़ी हम अगर शहरों की बात करेंगे तो चलो यहाँ फिर भी ठीक है सड़कों की कंडीशन, लेकिन हम आसपास जाते हैं तो कंडीशंस बहुत ख़राब है। रोड कनेक्टिविटी के बारे में है कुछ आपके प्लान? देखिए, रोड कनेक्टिविटी की हर बार जब भी हमारी जो लाइफ लाइन है वो रोड कनेक्टिविटी ही है। आप कहीं भी जाएं, आप शहर की भी बात छोड़ें, शहर में भी अभी अगर आप ये रोड जो हैं ये अभी दिखाई दे रहे हैं, अगर इससे पहले अगर 1 साल पहले अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर भी रोडों की वही कंडीशन है। दिक्कत ये है कि हम जैसे ही कोई इवेंट आएगा, जैसे ही कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगी,
उस टाइम में चमका देते हैं। रोडों को चमकाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन वो चमक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो चमक सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इवेंट आया, रोड अच्छे बन गए, फटाफट रात है, दिन है, बारिश है, कुछ है, उसमें ब्लैक टॉपिंग करना है, ब्लैक टॉपिंग हो गया, मार्किंग हो गया, फटाफट सब कुछ बढ़िया बन गया। सदरवासियों, हमें जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि जो काम जब होना है तो वो काम तभी हो, तभी उसका फ़ायदा है। अदरवाइज ये जो इमीडिएटली बोलते हैं उसको, जो काम किए जाते हैं, जल्दबाजी में जो काम किए जाते हैं, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है। ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा अपना है। हमें पूछना चाहिए कि ये काम इस टाइम में क्यों हो रहा है, इसका क्वालिटी कंट्रोल कौन चेक कर रहा है इसको। तो ये सारी चीज़ें हमें लाना पड़ेगी। इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि ये जो जब भी रोड बने, ये रोड जो है इनका एक फिक्स टेन्योर रहना चाहिए कि अब तक जो है ये रोड टूटना नहीं चाहिए। अगर रोड तब जा कर के उसका फ़ायदा है। जहाँ तक दूसरे रोडों की बात है, देखिए जब भी हम रोड में जाते हैं, रोड का काम किया, उसके बाद जो है हमारा हो जाता है कि उसके ऊपर जो है आप बजरी बोलते हैं जिसको बजरा डालना है, तो उसका काम जो है हम शुरू कर देते हैं। 20 mm का डाल दिया, 40 mm का डाल दिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एमएलए हूँ या मैं सदर की ही बात करता हूँ, इस विधानसभा क्षेत्र में 4 लेन का काम चला हुआ है। सभी को मालूम है कितनी टनल्स बन रही हैं, सारी पहाड़ियाँ जो है वो काटी जा रही हैं। और इन पहाड़ियों को जब काटा जा रहा है तो इसका जो पत्थर है और इसका जो मिट्टी है, इसकी जो लकड़ी है, ये कहाँ पर जा रही है? पहले क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ने बोला कि भाई यहाँ पर तो बहुत पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है, रेट हाई रेट में जो है काम करूँगा। अब हाई रेट में काम हो गया। इसके बाद जो संपदा निकली वो कहाँ गई? किसी ने सोचा कभी? अगर यही पत्थर मेरे विधानसभा क्षेत्र के, मैं यहीं से मंडी से ही स्टार्ट करूं, दूधर से जो हमारी मलोरी वाली जो टनल निकली है, उसी 4 लेन टनल को देखूं और आगे की कटिंग को देखूं, इस सारे पत्थर को उठा करके जितने में मेरे रोड बन रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, इन्हीं पत्थरों को 40 mm का वो क्यों लगाना है? हमने ग्रेवल क्यों लगाना है? उसकी जगह हम 6 इंच का ग्रेवल लगाएंगे ना। इसी को तोड़ करके कम खर्चे में, और एक बार जब ये 6 इंच का पत्थर जो है उन रोडों के ऊपर चला जाएगा तो कितनी साल तक वो काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इस संपदा का, इसके ऊपर हमारा हक है, सदरवासियों का हक है, हिमाचलियों का हक है, सभी मंडलों का हक है, जनता का हक है। तो ये कहाँ जा रहा है? इसके बारे में सभी जो है वो गौन है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये ऐसा जो कोई भी कार्रवाई हो, ये तो हमें फ्री में मिल रहा है। वो कटिंग कर रहे हैं, हमारा वापस आया, जो भी रोड है उसका कटिंग करो, 6 इंच का, 1 फुट का, जितने भी साइज़ का पत्थर आपने डालना है उसको डालिए। और फिर मैं देखता हूँ कि अगले 10 साल और 15 साल जो है वो रोड हिलता है या नहीं हिलता है। तो ये है हमारी प्लान। अभी दूसरे में क्या होना है कि फर्श से आ जाओ, रोड के चारों तरफ मिट्टी डाल दो, बरसात आई निकल गया। रोड को थोड़ा सा सीधा कर लो, थोड़ा बहुत जो है जो आपने ग्रेवल डालना है 20 mm का, 40 mm का डाला और आगे निकल गया। तो मैं जो हमारी ये संपदा है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है और ये हमारे लिए यूज़ होनी चाहिए, ये फ्री में हमें मिलेगी। और रोड में जाकर के जहाँ जहाँ भी रोड की कंडीशन ख़राब है वहाँ पर लो, तो मेरे मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी रोडों के लिए जो जितना ये पत्थर निकला है उतना ही काफ़ी है। क्या आपने कभी सोचा कि ये पत्थर कहाँ जा रहा है? मैं वही सोच रहा था, मतलब कहाँ, क्या अभी आपके पास है इन्फॉर्मेशन कहाँ डालते हैं? नहीं, अभी तो आपने मेरे को तो लगता है उसको डंपिंग साइट उनको ढूंढनी पड़ती है, फिर एनजीटी का भी परमिशन लो, किसी का परमिशन लो, जैसे मिट्टी को फेंकने के लिए भी, तो उनको वैसे ही बहुत दूर दूर जाना पड़ता है उनको। तो वही चीज़ तो है, उसका यूज अगर कर वो सकते जो हैं। है, अगर वो वेस्ट हो रही है, उससे साइड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और इसका अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो सेम को इस्तेमाल करो अपने रोड कनेक्टिविटी में। और जहाँ भी हमने कोई भी देना है, रिटेनिंग वॉल देनी है, कुछ देनी है, तो सारा मटेरियल जो हम वहाँ से उनसे हटा करके और जगह दे करके इसको जो है रोड के अच्छे रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वाला मटेरियल वहीं पर रहेगा, ये ऑटोमेटिकली जो रोड की लाइफ बन जाएगी। सही बात बोली आपने, और इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। बाकी सर, रोज़गार और शिक्षा के लिए क्या आपके पास विजन है? ओके, जहाँ तक रोज़गार के लिए, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हट करके सोचता हूँ। देखिए, हर एक युवा जो है चाहता है कि उसको नौकरी मिले, और नौकरी मिलने में क्या रहेगा कि पहले हमारी जो एजुकेशन को पकड़ लेता हूँ मैं इसमें। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें, जब तक हमने बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे तब तक उसका
मानसिक विकास नहीं होगा, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो हमने अभी क्या किया, घर द्वार शिक्षा तो हमने दे दी, उसका बंदोबस्त कर लिया, लेकिन एक कमरे में एक टीचर के पास पहली से लेकर के 5वीं तक का पूरे बच्चे दे दिए। उसके साथ उन्होंने ऑफिस का काम भी करना है, उसके साथ में जो मिड डे मील का काम है वो भी करना है। अब एक टीचर के सहारे वो पहली से 5वीं को पढ़ा रहा है, तो आप समझिए कि पहली वाला 5वीं का पढ़ रहा है या 5वीं वाला पहली का पढ़ रहा है, बताना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, हमने जो घर द्वार शिक्षा का भी ये जो सिस्टम किया हुआ है, पहले के लिए बहुत अच्छा था, जब रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, हमारे पास आने जाने के संसाधन नहीं थे, यहाँ पर जो है जंगल ज़्यादा थे, कुछ एरिया को छोड़ करके अभी भी हो सकता है कि उसकी ज़रूरत हो, मैं उस चीज़ को छोड़ दूंगा, वो एक्सेप्शंस में आएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मैंने आवाज़ उठाई कि जी यहाँ पर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, बहुत बढ़िया, प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, मिडिल स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? 50 किलोमीटर दूर। वहाँ किसके बच्चे पढ़ेंगे? आम जनता के। अब आम जनता में जो टैलेंट था वो टैलेंट खत्म हो गया, क्योंकि प्राइमरी वहीं, एक कमरा और जोड़ दिया, फिर उसके बाद मिडिल वहीं, एक कमरा और जोड़ दिया, फिर हाई स्कूल वहीं पर, फिर उसके बाद कॉलेज भी खोल दिए। ना तो फैकल्टी पूरी, ना तो लाइब्रेरी पूरी, ना तो लेबोरेटरी पूरी। अब साइंस की क्लास है तो दूसरी क्लास नहीं है, और जाकर के वो पहली से लेकर के कॉलेज तक उसी गांव में सीमित रह गया। जब वो बच्चा आएगा मंडी में, जब वो बच्चा पहुंचता है चंडीगढ़ में, जब वो बच्चा पहुंचता है दिल्ली में, तो वहां पर जाकर देखिए ना उसकी सोच क्या बनती है। लेकिन हमने क्या किया, एक्सपोजर मिल जाता है। एक्सपोजर की जरूरत है आज। अगर हम भी मान लीजिए सेना, मैं भी सेना में ना जाता और यहीं पर रहता, तो वहीं पर आज क्या काम कर रहा होता, उसी काम में रहता। लेकिन जब हम बाहर गए तब हमारी आंख खुली। तो मैं ये चाहता हूँ जो रोजगार के मामले में शिक्षा के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के ऊपर इसको जो जितने भी स्कूल्स हैं उनको एक डिस्टेंस के ऊपर, जहाँ जरूरत न हो डिस्टेंस के आधार के ऊपर जो है इनको किया जाए। और जो कॉलेजेस हैं, जितना कोशिश अगर हो सके तो जो हमारी यूनिवर्सिटी बनी है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर जादव यूनिवर्सिटी में लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर जो है अपने बड़े बड़े एग्ज़ाम IAS से लेकर के सभी एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास जो है लाइब्रेरी है, पूरी पूरी रात बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ पर भी डेवलप होना चाहिए, ना कि 2 टीचर के 4 टीचर के ऊपर जो है उनको छोड़ देना चाहिए। तो बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका कॉलेज में और स्कूल में और प्राइमरी में क्या फ़र्क है। जब वो बाहर जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसको समझ आएगा, एक कंपटीशन की भावना आएगी, और दूसरे टैलेंटेड बच्चों को देखेगा तो वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जितना पैसा हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, छुटपुट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधा अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खर्च कर रहे हैं, सेम लैंड को, सेम फंड को अगर हम मंडी कॉलेज में जो हमारी यूनिवर्सिटी है, अगर यहाँ पर लगाएं और वहीं पर उनको छात्रावास दें और यहीं पर अच्छी लाइब्रेरी का बंदोबस्त करें और यही अच्छी लैब का करें, तो देखना कि हमें जाने चंडीगढ़ और जो दिल्ली के बच्चे हैं उनसे अच्छे टैलेंटेड हमारे बच्चे यहाँ पर हैं। दूसरी बात जो लगी, यहीं से फिर रोजगार की बात हो जाएगी। जब एजुकेशन में चला तो इसमें अभी हमें कोशिश करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो नाम चल रहा है काम की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर चला, उसका रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं। आपको अगर स्टार्टिंग से ही अगर बच्चे का देखना है कि उसका रुझान किस तरफ है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगी उसके प्रतिभा को, और अकॉर्डिंगली उसको जो है उसी फील्ड में भेजना पड़ेगा। आप मतलब पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं के नहीं, उसी से तभी जाकर के जो है रोजगार की बात बनेगी। और यहाँ पर एक और बात है, अभी हमारे में जो है आपने देखा होगा फॉरेन में कि हर एक जो काम करता है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको नाम से बुलाया जाता है कि भाई मतलब ड्राइवर है, ये बार्बर है, फलाना नहीं। ये मतलब एक तौहीन है, ये वो उनकी स्किल है। एक अगर उसमें अच्छा है तो वो प्रोफेशनल है, उनको वही इज्जत और मान सम्मान दिया जाए ताकि वो उस काम को करने में हिचकिचाए नहीं, बल्कि उसमें प्राउड फील करे। अब अगली बात आएगी कि रोजगार के लिए। अब रोजगार में मैं अगर आऊँ तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से विधानसभा का हम गठन करते हैं, मान लीजिए कि 10 तारीख को विधानसभा बननी है, तो 10 तारीख से 11 तारीख नहीं होती। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा कि 11 तारीख हुई, बोला जी 10 तारीख से पहले विधानसभा, वो तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट टाइम में होनी चाहिए। तो ये जो है जब जो भर्तियां होती है उसमें क्यों नहीं,
इसका केस तो कभी कोर्ट में नहीं गया। अगर इसका केस कोर्ट में नहीं जा सकता है तो फिर भर्तियों का जो हमारे युवाओं के साथ जो है छलावा हो रहा है, लगातार जो है सारे केसेस जो है वो कोर्ट में गए हुए हैं, बिल्कुल। वो नहीं जाने चाहिए। उनका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा उनका रिजल्ट ही नहीं निकला, वो इंतजार कर रहा है। पहले तो इतनी देर तक पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद कंप्यूटर एग्जाम के लिए तैयारी किया, तैयारी करने के बाद आगे रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आप देखते हो कि उसके ऊपर उसका मानसिक कितना दबाव पड़ता है उसके ऊपर। ये वजह है कि जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव एक अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे समझदार होंगे, तो तब जाकर के वो आरएनपी रूल जो हैं उन आरएनपी रूल को उसी तर्ज के ऊपर बनाएंगे कि उसमें कोई खामी ना हो। अब तो पता है कि जो चीज़ बन गया, साइन कर दिया, टेबल थपथपा दिया, लेकिन जब मेरे जैसा जाएगा, मैं अपने युवाओं को बताना चाहूँगा, दोस्तों मेरा साथ दें। मैं जब अगर पहुँचूँगा तो पहुँचने के बाद इन चीज़ों के ऊपर इंश्योर करूँगा कि ये आरएनपी रूल अगर बने हैं, किसने बनाए हैं, वही अकाउंटेबिलिटी वाली बात। अगर ये बने तो इसमें खामी क्यों हुई? खामी नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर 11 तारीख नहीं है तो यहाँ पर भी 11 तारीख नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रोफेशन में एक आधे महीने का अप एंड डाउन हो, लेकिन कम से कम सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में तो नहीं पहुँचनी चाहिए। सही बात है। ये सारी चीज़ें यहीं पर जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अब चलता है कि जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, तो एक ऑफिस में 10 आदमी की रिक्वायरमेंट है, आपने 2 आदमी लगा दिए, 3 आदमी लगा दिए। परेशान कौन? दोबारा जनता। परेशान कौन? युवा, क्योंकि मौका नहीं मिला जॉब करने का। लेकिन आपने कभी सोचा कि मतलब अगर हमारे पास अभी हिमाचल में 68 एमएलए हैं तो फिर 68 एमएलओ की जरूरत क्या है? आप 10 मंत्री बना दीजिए, बाकी सभी जो है पूरे हिमाचल को संभाल लेंगे। बाकी काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी तो हैं, वो भी टैलेंटेड हैं। रिमाइनिंग का जो है वो फंड जो है बच जाएगा दूसरे डेवलपमेंट के कामों के लिए। तो अगर एक ऑफिस में 10 आदमी की जगह 2 आदमी से काम चला करके जनता का काम किया जा सकता है, तो 68 एमएलए में से सिर्फ 8-10 मंत्री बना करके उनको विभाग दे करके वो अपना काम करें, बखूबी काम करें। और बाकी एमएलए जब भी मीटिंग की जो जरूरत पड़ती है उसमें आए, उनको टीएडीए जैसे हमारे गांव में आपका वार्ड मेंबर होता है, उनके लिए भी वही प्रावधान है कि वो जब मीटिंग में जाएगा तो जाने के ऊपर उनको टीएडीए और उस दिन की दिहाड़ी दी जाए, वो दिहाड़ी दी जाए। मैं उसके लिए बिल्कुल राजी हूँ, मैं उसी को लेने के लिए तैयार हूँ। और अगर रोजगार नहीं मिल सकता है फंड की वजह से, तो यहाँ से भी हम बहुत पैसा बचा सकते हैं। 8-10 मंत्री पूरे हिमाचल का जो कामकाज देखें। बाकी तो वैसे भी विधायक का काम क्या है? जनसेवक बोलते हैं, तो जनसेवक है, जनता में रहें, जनता का काम करें, और ये जितना पैसा बचेगा और ये पैसा जो है जनता के काम के लिए लगाएं। तो ये है रोजगार के लिए मेरा, कि अगर रोजगार होना है तो सभी के लिए है, नहीं तो फिर नेताओं का भी कम करो। टाइम बाउंड तरीके से। अगर विधानसभा के तर्ज के ऊपर 10 तारीख को फॉर्म होनी है तो 10 तारीख को फॉर्म होनी है। अगर आपका न्यूज़ निकला है कि इतनी तारीख को जो है ये भर्ती निकली है, 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट होना है, तो 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट होना है। अगर 10 आदमी से की जगह 2 आदमी एक ऑफिस को हैंडल कर रहे हैं तो 68 एमएलए और मंत्रियों की जरूरत नहीं है, वहाँ पर भी 10 से काम चलाओ। बाकी का जो है जितना भी उनका जो फंड्स हैं, जो उनकी सैलरी है, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो जा कर के दुनिया में जन कल्याण के कार्यों में लगाएं। ये मेरी सोच है इसके लिए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, सैनिक, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ आपने आर्मी वालों के लिए भी सोचा होगा कि क्या करेंगे उनके लिए? आर्मी के लिए आपको पता है कि हमारे लिए देश हमेशा सर्वोपरि रहता है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। हम सिर्फ हमें अपना मान सम्मान, तिरंगे का मान सम्मान और हमारा अपना मान सम्मान, इससे आगे जो है सैनिक कुछ नहीं चाहता है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि जब जरूरत पड़ती है, देशवासी का तो बहुत प्यार मिलता है, लेकिन इनके लिए जो स्कीम बननी चाहिए उतनी स्कीमें जो है वो अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। अब मैं चला जाता हूँ कि मैंने कोशिश किया था कि जितने भी मेरे पास एक कैंटीन मैनेजर का मैंने काम किया जब, तो उसमें कोशिश किया कि इनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जो कैंटीन सुविधा है, इसको मैं घर द्वार में पहुंचाऊं। तो उसी तर्ज के ऊपर जो हमारे ECHS हैं, अब एक ECHS है मंडी में, इसी ECHS में दुनिया ने कहाँ से आना है। अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो आपको कड़को से आना है, कड़को से पहुंचेंगे आप मंडी में, फिर मंडी में जाकर के आप देखें रेस्ट हाउस कहाँ है, सैनिक रेस्ट हाउस कहाँ है, जहाँ उन्होंने अगर रुकना हो, सैनिक रेस्ट हाउस नहीं है। आप सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाइए,
बड़ी मुश्किल से 1 क्लर्क या 2 क्लर्क हैं। अगर वहाँ पर देखें कि डिप्टी डायरेक्टर, वो अभी उनकी पोस्ट हुई, पिछले 5 साल से 4 साल से कोई भी नहीं था। तो ये उनके जो जितने भी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हैं, ये एक मंडल स्तर के ऊपर होनी चाहिए। मतलब जहाँ पर जाए वहाँ पर जो हमारा मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग रहती है उसमें रखें, वहाँ पर ECHS हो इनके लिए, वहाँ पर जो है आपका कैंटीन फैसिलिटी हो, वहाँ पर इनका रेस्ट हाउस हो, और यहाँ पर ही डिप्टी डायरेक्टर का एक नुमाइंदा जो है रोटेशन बेस के ऊपर जाए और उनकी समस्या को वहाँ पर जो है सॉल्व करे। अभी आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की समस्या थी, अभी मेरे पास बहुत दुनिया आती है कि किसी का नाम गलत हो गया, किसी का कोई पार्ट ऑर्डर में गलती हो गया, तो उसकी वजह से उनका इंटरव्यू जो है वो अपने इंटरव्यू से चूक गए थे। तो अभी वो चूकने के लिए, क्योंकि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो आपको पता है कि वहाँ पर इतने एम्प्लॉय भी नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उनको वहीं के वहीं पर मिले। और जो स्टेट रोस्टर है उसके आधार पर जो नौकरी का बंदोबस्त रखा है उसके ऊपर भी चेक होना चाहिए, उसके अनुसार जो है उनको जॉब मिलनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर से इतनी कठिनाई वाली जॉब और अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए एक जॉब करके आया हो, तो दोबारा वापस आकर के उनको जो है, जो उनके रीसेटलमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो है उनको मौका दिया जाए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको, और जहाँ भी है, जब भी हो जाए, जहाँ पर भी हो जाए, उनका जो है मान सम्मान हो, किसी भी गैदरिंग में हो वहाँ पर उनका मान सम्मान हो, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहते। जी, महिला सशक्तिकरण एक आप बोल रहे थे कि उसके ऊपर भी आपके पास कुछ है। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए आज तक तो आपने देखा ही है कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है बहुत बात होती है। मुझे भी हो गया, अभी यहाँ पर आए हुए 12 से 14 साल हो गए, मैंने भी देखा कि बातें बहुत चल रही है कि महिला सशक्तिकरण। मैं अपनी माताओं बहनों को, जो मेरे सिर्फ सदर के ही नहीं, जो बाकी भी मेरी माताएं बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें हैं ये सिर्फ कागज़ों में हो रही है। अभी मैं एक जगह मतलब गया था, कहीं लेक्चर दे रहा था, जब मैंने उन महिलाओं से बात किया कि आप बताइए कि आपने महिला मंडल बनाया है, इस महिला मंडल में आपकी एक्टिविटीज़ है क्या? आप बताइए मुझे कि महिला मंडल की एक्टिविटीज़ क्या है। ऐसी वो, जैसे ज़्यादा तो मुझे इतना पता नहीं, बट जितना मैंने जाना है उनका, कोई अगर पॉलिटिकल गैदरिंग होगी तो उसके लिए उन महिला मंडलों को इकट्ठा किया जाता है। Exactly. और दूसरा, मैं भी यही सोचता हूँ कि उनका और बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है। उन्हें आप ये मेरी सोच है कि आप महिला मंडलों को बाई चांस सिलाई का ही काम सिखाना शुरू कर दें। अगर 2 महिलाएं जिनको सिलाई आती है, आप उनको थोड़ा सा पे करें कि आप दूसरों को भी सिखाएं, या और भी जैसे यहाँ पे आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले, तो इन दैट वे कुछ किया जा सकता है। अभी आप बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाह रहा था, मैंने भी उनसे यही बात किया। एक महिला जो है वो घर की लक्ष्मी है। हम यहाँ से जाते हैं, उससे पहले हमें तैयार करने वाली कौन है? महिला है। यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो हमें हमारी मदद करने वाली कौन है? महिला है। खाना बनाने से लेकर के, बच्चों को पढ़ाने से लेकर के, हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखने से लेकर के सारे काम जो है महिलाएं कर रही है। बात की महिला सशक्तिकरण की, लेकिन हुआ क्या? कोई भी मेला आ गया, कहीं भी मेला आ गया, टग ऑफ वार, महिला का रस्साकशी। अरे भाई, ये कौन सी रस्साकशी? आप 21वीं सदी में हो। आज इस रस्साकशी की क्या जरूरत है? ये तब जरूरत थी जब हमारे पास बाकी संसाधन नहीं थे, बाकी चीज़ें नहीं थी। मुझे बहुत दुख लगता है कि जब भी आगे गांव की महिला, जहाँ भी हो गया, चलो जी ये महिला मंडल, दूसरा महिला मंडल रस्साकशी कर रहे हैं। उनको रस्साकशी की जरूरत नहीं है आज। उन्हें, हमें, अगर वही बात आ जाएगी कि दोबारा जो तो मेरे साहब एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है ना, मतलब वो कभी नहीं, मैं मतलब वहीं पर क्यों स्टिक करें? उसकी जगह हम वो कंपटीशन क्यों नहीं करवाते कि आपको डिजिटली हम जो है एजुकेट करें और उनके बोलें कि ये बैंक का काम सबसे पहले कौन करेगा, इस फॉर्म को क्यों, इसको किसने सबसे पहले भरना है, या ये एक्टिविटी, उनको एक्टिविटी में क्यों नहीं डालते? सिर्फ वो उसी में क्यों, रस्साकशी ही क्यों? आप देख लेना, कभी भी शिवरात्रि आ जाएगी अभी और दूसरी चीज़ आ जाएगी, हमेशा रहेगा महिला मंडल का रस्साकशी शुरू। तो मैं चाहता हूँ कि रस्साकशी, यस, इंटरटेनमेंट के लिए अगर है वो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने कोई इवेंट करवाया? उनको कभी बोला कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स कैसे भरते हैं? उनको कभी हमने बताया कि कंप्यूटर को कैसे चलाना है? आधे से ज़्यादा मेरी ऐसे जिनको अपने मोबाइल के ऊपर जो सारी, हमने कहा कि हमने क्या करना है, कैश कैरी नहीं करना है,
मोबाइल बैंकिंग के ऊपर ध्यान देना है। क्या हमने अपनी महिलाओं को उसके लिए तैयार किया, एजुकेट किया? ये महिला मंडल का काम होना चाहिए। दूसरा काम जो मैं देख पाया हूँ, जहाँ भी कुछ भी हो कि महिला मंडल जी सांस्कृतिक प्रोग्राम देंगे, कहीं भी कोई भी इवेंट हो, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले वही चीज़ कीजिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है महिला देंगे। क्यों भाई? अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरी बात है कि आपने सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना है, पर आपका अगर मन कर रहा है तो तब करें। अदरवाइज आप वहाँ पर हैं, ठीक है, आप अपने लेवल में करना चाह रहे हैं, मुझे कोई बुराई नहीं है। कोई हमारा वैसा कोई फेस्टिवल है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन महिला मंडलों का सिर्फ यही काम नहीं होना चाहिए कि जहीं भी चले गए। तीसरी बात आपने खुद ही बता दी कि जहाँ पर कोई भी कुछ गैदरिंग करना हो, फट से सब सारे के सारे महिला मंडल वहाँ पर पहुँचे। तो ये इन चीज़ों से मैं हट करके इनको जो हमारा मतलब कि कुछ मतलब का सीखें उसमें, टेक्नोलॉजी ताकि की तरफ लेके जैसे जाएं। एक चीज़ ये की जा सकती है कि हम देखते हैं हमारे देश में भी इस चीज़ की बड़ी कमी है कि जच्चा और बच्चा, जैसे कोई प्रेग्नेंट वीमेन वो बच्चे को जन्म देती है, उसकी केयर कैसे करनी है, वो भी बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, फूड से लेके उसको क्या चाहिए, जो नहीं मालूम होती है। हम अभी भी वो पुराने स्टाइल में चले रहते हैं, गांव में लोग कहते हैं इसको ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, तो उसके ऊपर भी एक उनको गाइड करने वाला होना चाहिए। और इस तरीके से, और जैसे कि मैंने कहा कि जो कई सारे ऐसे काम हैं जो सीख सकते हैं घर बैठ के, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग या अन्य जो भी काम है, हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं आपकी, जैसे आपने कैप लगा रखी है, इसी का मैं देखता हूँ आजकल खड्डी पे बहुत महिलाएं जो सीख रही हैं, तो इन उस तरीके से किया जा सकता है उनको नहीं, सशक्त। उनके पास जो भी उनके पास टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए मैं बल्कि इसको करना भी चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अभी मेरी अपनी दूसरी व्यवस्थाएं बहुत हैं, मैं ये चाह रहा था कि जितने भी हमारे गांव में महिलाएं हैं, उनमें जो आपने जो बात बोली कि सिलाई में अगर उनकी एक्सपर्ट हैं, महारत हासिल है उसमें, तो बाकियों को भी उसमें जो है सिखाएं। और जितने भी हमारी स्कूल की जो यूनिफॉर्म्स बनती हैं, सभी स्कूल की यूनिफॉर्म आप अपने अपने जो गांव में हैं, जो 3 4 5 स्कूल जो है वो अलॉट कर दिए, और उनको घर में काम भी मिल जाएगा, वो अंगेज भी हो जाएंगे, आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, और उसके बाद जो है कुछ 2 रुपये उनको 2 रुपये की आमदनी भी मिलेगी। तो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर इकट्ठी हो सकती है। तो ऐसे में इन चीज़ों को जो है मेरे दिमाग में पहले से था कि अपने गाँव से इसको स्टार्ट करूँ कि 1 2 3 4 स्कूल का जितना भी हमने यूनिफॉर्म लेना है, वो यूनिफॉर्म का जो है हम जा करके उनमें बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन मतलब ज़्यादातर जो है हमारी महिलाएं अभी उतनी सक्षम नहीं है कि अगर वो ऑफिस में जाएं तो किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहती है कि फॉर्म को कैसे भरना, अगर पोस्ट ऑफिस में जाएं तो फिर किसी की तरफ देखती हैं कि इसको कैसे वो काम करना है। बैंकिंग में उस कामों ने प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो उनके ऊपर जो है जोर दिया जाए, और जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है उनको जोर दिया जाए, ना कि ये जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है। जी। तो मेजर साहब की बातें मैं बताऊं, मेजर खेम सिंह ठाकुर हैं, और इनकी बातें अगर इनके साथ ऐसे करते रहेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू को भी काफ़ी लंबा समय हो गया, क्योंकि इनकी जो विचार होते हैं वो बड़े गजब के, और इनकी प्लानिंग वाली जो ये बात कर, ज़्यादातर इनकी बातों में आपने सुना ही होगा, एग्जीक्यूशन पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे किसी काम को किया जाए। तो मैं, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के बीच में भी कहा था कि कोई भी सरकारी विभाग इनकी इस सेवा का भी लाभ ले सकता है। विधायक बन के आ जाते हैं तब तो चलिए ये करेंगे, अपनी इन बातों को इम्प्लीमेंट वो देखेंगे, अब क्या होता है रिजल्ट वो भी हम देखेंगे इस इलेक्शन का। लेकिन फ़िलहाल जो इनकी बातें हैं, जो पिछली इंटरव्यू थी उसमें भी, जो आज की इंटरव्यू है उसमें भी, एक बात क्लियर है कि ये एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेजर साहब, आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से कैंपेनिंग के लिए शुभकामनाएं, और कोई लास्ट में 1 मिनट का संदेश देना चाहें आप तो। मैं सदरवासियों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी जो मुद्दे हैं वो काफ़ी मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए अगर बात करते जाएं, जैसे हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में बहुत सेक्टर हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, उनको सबको कवर करने के लिए ये प्लानिंग जो है वो चलती रहेगी। लेकिन मैं अंत में आप सभी से यही दरख्वास्त करता हूं, सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चुनाव में, ये 5 साल के बाद आपके पास चुनाव आता है, आपके पास 20 आदमी पहुंच रहे होंगे, 20 टीमें आपके पास पहुंच रही है। आप हर एक कैंडिडेट को देखें, उसकी क्वालिफिकेशन को देखें, उसकी निष्पक्षता को देखें, उसकी पारदर्शिता को देखें, उसके विजन को देखें, उसको देख करके जो है अपना जो है मत का इस्तेमाल करें। आप जुमलेबाजों के चक्कर में ना आए,
जो स्पष्ट हैं, जो साफ बात करने वाले हैं, उनका साथ दें। आप मजबूर होकर के वोट ना दें, मजबूत होकर के वोट दें। एक सशक्त उम्मीदवार को जो है वोट दें, ताकि वो आपके जो मुद्दे हैं, आपके लिए जो योजनाएं हैं, आपके क्षेत्र का जो विकास है, उसको लेकर के विधानसभा में और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर जरूरत पड़ती है वहाँ पर जाकर के जो उसको उठा सकें और उनका जो है निवारण कर सकें। तो अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं या जिनमें भी हैं, आप देखें उनमें, और मेरे जैसे युवा, कर्मठ, स्पष्टवादी, पारदर्शिता और निष्पक्ष उम्मीदवार के ऊपर अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग जरूर दें, ताकि हम इस अपने विधानसभा क्षेत्र को विकास के एक नए आयाम जो है हम स्थापित कर सकें। मेरा चुनाव निशान है गैस सिलेंडर। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार मेजर खेम सिंह ठाकुर, चुनाव निशान गैस सिलेंडर। धन्यवाद। चुनावी प्रचार भी हो गया सर का एंड में थोड़ा सा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। और कैसा लगा आपको इंटरव्यू ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, मेजर साहब के विचार आपको पसंद आए, और कमेंट में लिखिए हमें। पिछले इंटरव्यू में भी बड़े पॉजिटिव कमेंट रहे इनके इंटरव्यू के नीचे, तो बताइए कि कैसे लगी आपको इनकी बातें और किस प्रकार के आप इंटरव्यू चाहते हैं। अगर ये प्रोग्राम आप हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो या लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने।